बहुत परेशानी होती है मैम। शुरुआती दौर में बहुत परेशानी और थी, आज भी परेशानी। समाज बोलने वालों को ज्यादा प्राथमिकता देगा तो स्कूल भी उसी जानते हैं कि शाहाबाद का गौरव बने। और शिकायत हम लोग पिताजी से करते हैं। पिताजी से शिकायत करने का मतलब कि पिताजी हम लोग 1200 से लेकर 1800 2000 तक ले रहे हैं। हम लोग 500 550 600 650 700 तक है, जबकि चीजें। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हमारे साथ शिक्षा पे बात करने के लिए द एमिटी स्कूल के डायरेक्टर अमरेंद्र राजेश जी हैं। इन्होंने स्कूल का सबसे अच्छी बात है इनका हमें ये लगा, शाहाबाद का गौरव, ये जो स्लोगन दिए हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हम अमरेंद्र प्रताप जी से बात करेंगे कुछ शिक्षा पे। जी आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार मैम। आप इस सुदूर इलाके में इतनी अच्छी स्कूल द अमेठी शाहाबाद का गौरव नाम रखा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक स्लोगन जो दिए हैं ये हमें अच्छा लगा। जैसा कि आप जानती हैं कि ये मिट्टी का मतलब होता है बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम। तो अब ये भाईचारा और बंधुत्व से बढ़कर के क्या हो सकता है, प्रेम से बढ़कर के क्या हो सकता है? अंत में तो पूरी दुनिया और मानवीय सभ्यता प्रेम पर आधारित है। तो उसको हम लोगों ने किया। शाहाबाद का गौरव इस रूप में किया कि संस्था, इसलिए कि इसमें वो सारी चीजें हैं जो बिहार के बेस्ट स्कूलों में हैं। आप इतने सुदूर इलाके में इतनी अच्छी शिक्षा, इतनी अच्छी व्यवस्था, बच्चों का भविष्य अच्छा गढ़ रहे हैं, ये कैसे आपको दिमाग में आया? कितनी परेशानी होती होगी सुदूर इलाके में व्यवस्था जुटाने में या बच्चों को लाने में? बहुत परेशानी होती है मैम। शुरुआती दौर में बहुत परेशानी और थी, आज भी परेशानी है। जैसे एक उदाहरण दूंगा आपको। आरा के 1 to 5 स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन फी देखिए और हम सोनवर्षा वालों का देखिए, और हमसे लगभग 2.5 गुना ज्यादा उनका है गाड़ी भाड़ा। व्यवस्था चीज वही दे रहे हैं लेकिन उनसे कम ले रहे हैं। तो इस स्वाभाविक है कि इन आर्थिक रूप से परेशानी तो है, लेकिन इसके बावजूद द एमिटी स्कूल की जो व्यवस्था हम लोगों ने आयोजित किया है और रखा है, अभी रिजल्ट आया है 10th का, 16% छात्र हमारे 90+ से ज्यादा लाए, जो कि रिकॉर्ड है। पिछले 5 साल में एक भी स्टूडेंट हमारा फेल नहीं किया, दूसरा रिकॉर्ड है। तीसरा, ये भारत का पहला स्कूल है जहां जब हम लोग ऑल सब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट एग्जीबिशन आयोजित करते हैं। किसी भी स्कूल में जाइएगा साइंस एग्जीबिशन होता है। हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन तो हो गए, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स तो बनते ही हैं। हमारे स्कूल में हिंदी साहित्य के भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सबका बनता है। हमारे स्कूल में आर्ट का तो बनता ही है, इंडियन फिलोसफी पर भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं हर साल। तो एक महीने में द एमिटी स्कूल पूरे भारत में अलग है। मैं पूरे भारत के स्कूलों को चुनौती दे रहा हूं। कहीं भी पहले पता कर लीजिए, ऑल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होता ही नहीं है जी। ये तो नहीं होता, केवल साइंस एग्जीबिशन करते हैं जी। बिल्कुल। और हमारे जो क्षेत्र में जो है, पता कर लीजिएगा, द एमिटी स्कूल में ऑल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हम लोग आयोजित करते हैं। सभी विषयों की प्रोजेक्ट्स जो है मॉडल बनाते हैं, परियोजना बनाते हैं और उसको प्रदर्शनी में सारे पेरेंट्स को दिखाते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल में केवल इंग्लिश की ही पढ़ाई होती है, आपके यहाँ का इंग्लिश और हिंदी में भी उसको बताया जाता है? जैसे अभी कुछ दिन पहले हमें कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पूछा कि आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो बोला हम नहीं जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग किए कि आपके देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उन्होंने तुरंत बता दिया, नरेंद्र भाई मोदी जी को। तो ऐसे ऐसे सवाल कि आपके यहाँ हिंदी में भी लोग बच्चों को बताई जाती है या केवल इंग्लिश की ही पढ़ाई की जाती है? देखिए, इसमें 2 तथ्य हैं मैम जी। हिंदी तो हम सबकी मातृभाषा है जी।
और भारत की राजभाषा है। तो यही तो सोचने वाली बात है कि हाँ, हिंदी हम लोग की मातृभाषा है और प्राइवेट स्कूल में केवल इंग्लिश को ही प्राथमिकता दी जाती है। हमारे बच्चे हिंदी भूलते जा रहे हैं। अब मैं बात रख रहा हूं इसमें, उनकी हमारी मातृभाषा हिंदी है जी, उनकी भी भाषा हिंदी है। जो हमारे बच्चे आते हैं, वो जब घर से आते हैं तो उनकी माँ और पिताजी अधिकतर घरों में भोजपुरी लोग बोलते हैं। भोजपुरी हिंदी ही है, हिंदी की ही वो भाषा है। जी, तो यानी उनकी घर की भाषा हिंदी है। तो हिंदी हम लोगों के लिए गौरव है। अब बात यह है कि इंग्लिश क्यों सिखाते हैं? तो इंग्लिश इसलिए सिखाते हैं मैम कि जाकर के भारत के नेताओं से इस सवाल पूछने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत का संविधान यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल इंग्लिश में ही बहस कर सकते हैं जज से आप। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 1977 तक यानी 30 वर्ष तक भारत की सिविल सेवाओं में केवल इंग्लिश मीडियम में परीक्षा दिया जा सकता था। मैम जनता पार्टी की सरकार आई, जेपी के नेतृत्व में, चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, उन्होंने 1978 में पहली बार लागू किया कि हिंदी मीडियम में भी आप आईएएस बन सकते हैं। यानी मेरे पिताजी 1960-65 में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो मेरे पिताजी जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, तो मेरे पिताजी आईएएस नहीं बन सकते थे। यानी जो भारत की संविधान की प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोगों को सबको समान अवसर मिलना चाहिए, उस भारत की संविधान की प्रस्तावना को ये लहूलुहान किया जा रहा था 1977 तक। फिर उसके बाद हिंदी मीडियम लागू हुआ और 80 से लेकर के 2005 तक डेटा देख लीजिएगा, लगभग 17-18% प्रति वर्ष हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आईएएस बन रहे थे। कोई ट्रक का ड्राइवर का बेटा बन रहा है, कोई गांव का किसान का बेटा बन रहा है। फिर उसके बाद सीसेट लाया गया 2010 मनमोहन सिंह जी की सरकार में। और जब सीसेट लाया गया तो उसके बाद पूरा आंदोलन हुआ। आप जानते हैं मैम, पिछले 2-3 साल का डेटा है कि मात्र 100 में 1% स्टूडेंट हिंदी मीडियम आईएएस बन रहा है। तो जब आपकी व्यवस्था ऐसी रहेगी कि इंग्लिश मीडियम वाले आईएएस बनेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ही सीए बनेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ही डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, तो भारत का प्रधानमंत्री के बारे में कैसे जानेगा मैम? तो भारत की प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेगा ना। व्यवस्था तो हम लोगों ने लागू किया है। चीन में ऐसा नहीं है, रूस में तो ऐसा नहीं है, फ्रांस में ऐसा नहीं है। इंग्लिश कहां से आया? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड से आया। ठीक इंग्लैंड के बगल में है फ्रांस, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल है ना आपका, बलिया, ठीक बक्सर हो गया इंग्लैंड और बलिया हो गया वहां फ्रांस। फ्रांस में चले जाइएगा तो इंग्लिश बोलिएगा तो आपको हिकारत की नजरों से लोग देखते हैं, कि उनको सेल्फ रेस्पेक्ट है कि हमारी अपनी भाषा है, हम क्यों बगल वाले इंग्लैंड की भाषा बोलेंगे, हमारी फ्रेंच है। तो भारत में भाषाई समस्या रही है। और आप देखते होंगे कि एक पेरियार की पार्टी है, जिसको आप देखती होंगी बक्सर जिला में भी लोग, आपके बक्सर जिला में पेरियार के मुद्दे पर बहुत जन आंदोलन कर रहे हैं। पेरियार जानती है मैम? जी नहीं। पेरियार कहते हैं कि हिंदी विदेशी भाषा है। पेरियार एक थे डीएमके, जो तमिलनाडु के पेरियार थे, जिनके मुद्दे पर इस समय बक्सर में भी देखी होंगी विदेशी वापस जाओ, विदेशी भागो, विदेशी भागो, पेरियार की ही है। अच्छा। तो पेरियार कहते थे कि हिंदी विदेशी भाषा है। तो मैं कहता हूं कि भारत की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। जब खुद मजबूत कीजिएगा तो हिंदी खुद मजबूत होती जाएगी। चौथी चीज, ये संस्था है मैम, स्वाभाविक है कि बाजार में होगा कि डीएम इंग्लिश में बन सकते हैं, आईएएस इंग्लिश में बन सकते हैं, आईपीएस इंग्लिश मीडियम में बन सकते हैं, और जी। तो ये होना है, उस व्यवस्था को आपको सुधारना पड़ेगा। अच्छा, सुदूर इलाके से जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने में कितनी परेशानी होती है? भाषाई परेशानी तो बहुत होती होगी आपके यहाँ
सुदूर इलाके से जो आते हैं, पेरेंट्स को भी आपको समझाना पड़ता होगा। देखिए मैम, ये तो मैंने भाषा पर बात रखा ही मैं कि हम लोग का 7 बेल पढ़ाई होती है, 7 पीरियड पढ़ाई होती है। 7 पीरियड में 2 पीरियड इंग्लिश का है, 1 पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का है, 1 पीरियड ग्रामर और स्पोकन का है। आप अमेरिका में चले जाएंगे तो वहाँ 7 पीरियड में दूसरी भाषाओं के लिए तो 7 पीरियड होता नहीं है। 7 पीरियड इंग्लिश और उनकी मैथ्स और साइंस का होता है। तो कारण ये भी है कि भारत जो रिसर्च के मामले में पिछड़ गया, ये भी एक कारण है। लेकिन उन सब चीज़ों पर ना जाते हुए जो मैंने बता दिया कि व्यवस्था में कहाँ दिक्कत है। बच्चे आते हैं, शुरुआती दौर में उनकी भाषा हिंदी है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। और फैकल्टी में काफ़ी यहाँ केवल इंग्लिश बोलने वाले काफ़ी टीचर्स हैं, तो वे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग होता है, उसमें भी आप लोगों की परेशानी होती होगी। पेरेंट्स मीटिंग में भी पेरेंट्स लोगों को समझाने में परेशानी नहीं होती। पेरेंट्स तो बात होती है, पेरेंट्स से विमर्श होता है, पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाता है छात्रों से, छात्रों के बारे में। और पेरेंट्स को टीचर्स फीडबैक देते हैं स्टूडेंट्स के बारे में उनको। तो एक विमर्श का है, वो बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा लगता है वो जब विमर्श होता है। अच्छा, पहले जितने गार्जियन थे, पेरेंट्स पहले जो थे, उनमें और आज के पेरेंट्स में कितना अंतर है? पहले के पेरेंट्स जो थे इतनी एजुकेशन पे ध्यान बच्चों को नहीं देते थे, और आज के बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान कर देते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, पहले में और आप में? आज देखिए आज तो काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, पहले भी ध्यान दिया जाता था। मेरे पिताजी हम लोग की हिम्मत नहीं थी, और किसी भी गुरु के बारे में कंप्लेंट शिकायत करने की तो कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो आपके पिताजी एजुकेटेड थे, जो किसान के बच्चे हैं, जो सुदूर इलाके से आ रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए हम कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज जो परिवेश है उसमें शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूकता है, सारे समाज में, सारी जातियों में। तो शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, आंदोलन बन गया है भारत के लिए, और सारे गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें। और अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंततः विकास शिक्षा के ही माध्यम से होना है। जिसके पास कलम की ताकत रहेगी वही आगे बढ़ेगा। अब जिसके पास तलवार की ताकत रहेगी, जिसके पास राइफल की ताकत रहेगी, जिसके पास बंदूक की ताकत रहेगी, वो पिछड़ जाएंगे। आज पिछड़े, कल पिछड़े, कलम वाले हमेशा आगे निकलेंगे। आपके यहाँ क्या क्या सुविधा है बच्चों के लिए? हर वो सुविधा है जो बिहार के बेस्ट स्कूल में हो सकता है। हम लोग के स्कूल में सबसे कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था है, फिजिक्स लैब अलग है, केमिस्ट्री लैब अलग है, बायोलॉजी लैब अलग है, सोशल साइंस लैब का भी हम लोगों ने उसको बनाया है, और लैंग्वेज लैंग भी हम लोग लैब भी बना रहे हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आपके यहाँ के बच्चे पेंटिंग वगैरह भी सब कुछ है। आर्ट के लिए अलग स्पेशलिस्ट टीचर हैं, म्यूजिक के लिए एक, वोकल के लिए अलग टीचर्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंटल के लिए अलग टीचर्स आते हैं, हर कुछ है। अच्छा, आपके यहाँ जो बच्चे निःशुल्क जिनकी व्यवस्था की गई है एजुकेशन की, वो कितने हैं? आपके यहाँ भी आते होंगे? हाँ, आते ही हैं। हम देखिए 2 चीजें हैं, एक तो निःशुल्क हम लोग 1 मिनट डालते हैं तो देते हैं, दूसरी हमने और माता पिता के नाम पर, पिताजी के नाम पर अनाथ बच्चों को हम लोगों ने 7 अनाथ बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। दूसरा, मैं अपनी पत्नी के नाम पर 12 जो बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, हर साल जो टॉप करते हैं LKG to 10 तक, उनकी पढ़ाई हम लोग ट्यूशन फी महीना माफ कर देते हैं 1 साल तक। तो ये सारी चीजें हम लोग दे रहे हैं। ये थे हमारे अमरेंद्र प्रताप जी। ये एजुकेशन के मामले में इस सुदूर इलाके में कितने आगे बढ़े हैं, ये इनका बच्चों का भविष्य जो इतना अच्छा गढ़ रहे हैं, ये इनके बच्चे रिजल्ट के माध्यम से इनको बताते हैं। इस बार ही इनके बच्चे 99% कितने संख्या में लाए हैं? नहीं, 90 प्लस से ज्यादा 16% स्टूडेंट, 26 में 4 लाए हैं। बताइए, ये है इनके इस विद्यालय का रिजल्ट। तो
अमरेंद्र प्रताप जी की बातें कितनी अच्छी लगी, इनके स्कूल शिक्षा व्यवस्था कितना अच्छा है विद्यालय का, इस पर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।